Hello students, I am Pinky Sivaj. Students, today I am here to explain chapter number 2, Civics, 10th standard CBSE. As we all know, in this would be the third part of this chapter. In the first and second part, we have done about what are the major features of federalism, how India can be called as a federalism country, what are its different features. In this video, I am here to explain how federalism is being practiced in India, or what are the things that makes India a federalism country. किस तरीके से फेडरलिज्म को हम अपने देश में फॉलो करते हैं. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. हालांकि संविधान के अंदर लिखे गए जो प्रावधान या जो प्रोविज़न होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि फेडरलिज्म एक हद तक कामयाब हो, लेकिन सिर्फ उन प्रोविज़न का होना ही ज़रूरी नहीं है. जैसे कि अगर रूल बना दिए जाएं तो सिर्फ उन रूल्स का होना ही ज़रूरी नहीं है, उन रूल को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, अगर ये जो एक्सपेरिमेंट था संघवाद का फेडरल एक्सपेरिमेंट, ये अगर हमारे देश में कामयाब हुआ है तो सिर्फ इसकी वजह से नहीं कि हमारे संविधान में प्रोविज़न रखे गए थे. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. अगर सही मायने में देखा जाए तो इसका जो क्रेडिट है कि हमारे देश में फेडरलिज्म कामयाब हुआ है, इसका सारा श्रेय जो है वो जाता है कि जिस तरीके की डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक राजनीति हमारे देश में फॉलो की जाती है, उसको इस बात का सही तरीके से क्रेडिट जाता है. दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी, ये सुनिश्चित करता है कि हमने सही मायने में फेडरलिज्म की स्पिरिट को फॉलो किया है, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमने रिस्पेक्ट दिया है, और सबसे बड़ी बात द डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री. और सबसे बड़ी बात कि सबको साथ में रहने की जो डिज़ायर है वो सारे ये जो दो तीन चीज़ें मिलकर ये बताती हैं कि ये कुछ आइडियल हैं जिसकी वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म कामयाब हुआ है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फेडरलिज्म इसको प्रैक्टिस किया गया है. यही आपका मेन क्वेश्चन है यहाँ पर. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, या फिर व्हाट मेक्स इंडिया फेडरलिज्म कंट्री. लिंग्विस्टिक्स, सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स कि हमारे देश में जो जितने भी राज्यों का निर्माण किया गया था वो किस बेसिस पर किया गया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया गया था. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री. सबसे बड़ा हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो टेस्ट था वो था भाषा के बेसिस पर राज्यों का निर्माण. If you look at the political map of India when it began its journey as democracy in 1947 and that of 2017, you will surprised by the extent of changes. अगर हम शुरुआत से 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय से लेकर अभी तक 2017 तक या फिर अभी तक भी अगर हम देखें तो जितने चेंजेस हमको हमारे देश के मैप में देखने को मिलेंगे वो हमको सरप्राइज़ करते हैं जिस हद तक ये चेंजेस आए हैं. मैनी ओल्ड स्टेट, बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स है उनको ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे जो नए स्टेट्स हैं उनको क्रिएट किया गया. एरियाज, बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज. राज्यों के जो एरिया हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इवन यहाँ तक कि उनके नाम भी बहुत हद तक चेंज कर दिए गए. इन 1947, अगर 1947 की बात करें तो बाउंड्रीज ऑफ several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में बहुत सारे राज्यों की जो बाउंड्रीज थी उनको चेंज किया गया ताकि नए राज्यों का निर्माण किया जाए. दिस वाज डन, ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे या फिर जो सेम कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे वो एक सेम बाउंड्री के अंदर आ जाएं. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन लेकिन कुछ राज्यों को भाषा के बेसिस पर नहीं बनाया गया, बल्कि वहाँ के उस स्पेसिफिक एरिया के कल्चर, वहाँ की एथनिसिटी, उस बेसिस पर उनका निर्माण किया गया. जैसे कि नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ऐसे कुछ राज्य, इन राज्यों का निर्माण वहाँ की एथनिसिटी, वहाँ के कल्चर और वहाँ की जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इन राज्यों का निर्माण किया गया. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब
राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया या फिर आवाज़ उठाई गई कि राज्यों का निर्माण वहाँ भाषा के बेसिस पर किया जाए, तब उस समय बहुत सारे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनको इस बात का डर था कि इससे हमारे देश की डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगी, मतलब हमारा देश जो होगा वो टुकड़ों में बट जाएगा, विभाजन की प्रक्रिया हो जाएगी अगर हम अपने देश को लैंग्वेज के बेसिस पर बांटते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड, बहुत लंबे समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो बनाने की प्रक्रिया थी उसको काफ़ी हद तक उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके मना किया। बट द एक्सपीरियंस, लेकिन जो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, ये हमें ये दिखाता है कि दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन जिस तरीके से राज्यों का निर्माण किया गया भाषा के बेसिस पर, उससे हमें यही पता चलता है कि ये हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ये बहुत अच्छा ही रहा है। इससे हमारा देश डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, इवन इट बिकेम मोर यूनाइटेड। इट हैज़ ऑल्सो मेड, और इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो भी काफ़ी हद तक ईजी हो गया। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी, हम किस तरीके की लैंग्वेज पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इस सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा अगर टेस्ट देखा जाए कि भारत सही मायने में फेडरलिज्म को फॉलो करता है या नहीं, तो दूसरा टेस्ट ये होगा कि हम किस तरीके की लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है हमने। हमारा जो संविधान है, इट डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा जो संविधान है वो किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता है। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पर की तरीके से आइडेंटिफाई किया गया था, बट हिंदी जो है, हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, लेकिन ये सिर्फ 40% लोगों की ही मातृभाषा है। देयरफॉर इस तरीके से, इसीलिए बाकी जितने 60% लोग बच गए जो दूसरी भाषाओं को बोलते हैं, उनके लिए बहुत सारे सेफ गार्ड रखे गए बिसाइड अदर टू सेफ गार्ड टू अदर लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी। हिंदी के अलावा हमारी जो और भाषाएं हैं, 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 8 शेड्यूल्स में इनको रखा गया है भाषाओं को। तो हिंदी के साथ साथ 21 दूसरी भाषाएं हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरीके से हमारे संविधान के द्वारा। एक कैंडिडेट in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार जो कैंडिडेट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहा है, तो वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज को इन भाषाओं में से चूज़ कर सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, सभी राज्यों की अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके का जो काम होता है, जो गवर्नमेंट का वर्क होता है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज, उस कंसर्न स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है। जैसे यहाँ गुजरात में ज़्यादातर आप जो भी बोर्ड देखोगे, जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर या कोर्ट के बाहर आप देखोगे, तो गुजराती में भी नाम, वहाँ उस जगह का नाम भी लिखा होगा। तो और ज़्यादातर जो यहाँ के काम होंगे वो गुजराती लैंग्वेज में भी हो सकते हैं और वो हिंदी, इंग्लिश में भी हो सकते हैं। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi according to the constitution। श्रीलंका के बारे में की जो स्टोरी थी वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। वहाँ पर जो वो सिन्हाला लैंग्वेज के जो लीडर्स थे, जब वो लोग पावर में आए तो उन्होंने सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम किया और दूसरी सारी जो लैंग्वेज थी उन्होंने उनको इग्नोर किया। उसको अगर उसके साथ हमारे देश का कंपेयर किया जाए तो हमारे जो देश के लीडर्स थे उन्होंने एक बहुत ही सावधानी भरा रास्ता चुना हिंदी को स्प्रेड करने के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के मुताबिक। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, जिस इस्तेमाल किया जाता था पहले, जब हम आज़ाद हुए थे उसके पहले इंग्लिश ही लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था ऑफिशियल पर्पस के लिए। लेकिन हमारे संविधान के मुताबिक 1965 में इंग्लिश लैंग्वेज का जो ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो बंद किया जाना था 1965 में। हाउएवर, लेकिन इसके ऊपर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन अब हिंदी जो है वो तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में ही बोली जाती है, जबकि साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सारी भाषाएं वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती हैं।
तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने इस बात की डिमांड रखी कि इसका इंग्लिश का जो यूज़ है उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वॉयलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में तो ये जो मूवमेंट चलाया गया था इसने बहुत ज़्यादा हिंसक रूप ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद, फिर इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि सहमति जताई कि जो इंग्लिश है उसका इस्तेमाल किया जाएगा अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। हिंदी के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऑफिशियल पर्पस के लिए। मैनी क्रिटिक थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, बहुत सारे जो क्रिटिक हैं, जो आलोचक हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो फेवर था, ये जो सॉल्यूशन था, इसने किसको फेवर किया, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, जो भी इंग्लिश बोलने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले जो उनके सहायक लोग थे, उनको उसका फ़ायदा हुआ। Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India। हमेशा से जो इंग्लिश हिंदी का जो प्रमोशन है, उसके जो प्रमोट करने का जो तरीका है, वो एक ऑफिशियल पॉलिसी, जो भारत की सरकार की जो ऑफिशियल पॉलिसी रही है वो अभी तक चल ही रही है, उसको काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन डज नॉट मीन, लेकिन सिर्फ हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी को दूसरे लोगों के ऊपर थोप रही है, या फिर ऐसे राज्यों के ऊपर थोप रही है जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती है, वहाँ पर उनको छूट दी जाती है, या तो वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, अपनी जो वहाँ उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट की जो लैंग्वेज है उसका, या फिर इंग्लिश में भी वो ऑफिशियल वर्क को पूरा कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाई गई है इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, इट हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। और जो श्रीलंका के अंदर जो भी हिंसा हुई, जो भी वहाँ पर सिविल वॉर हुई, वो सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ ही चुके हो कि किस तरीके से एक लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर धर्म या फिर एक एथनिसिटी के लोगों को फेवर किस तरीके से किया जाता है, तो उस देश के अंदर किस तरीके से जो लोगों के बीच में जो टकराव होता है, वो किस तरीके, उस देश का विभाजन किस तरीके से हो सकता है, या वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कैसे आ सकती है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट की है, उस चीज़ ने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया है कि हमारे देश में भी श्रीलंका जैसी सिचुएशन कभी भी ना आ जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल पर्पस के लिए अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश many of the states can use Hindi or the concern or the official language of that particular concerned state. Center state relation, restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। स्टेट के और सेंटर का जो रिलेशन है उसको दोबारा से उसको रीस्ट्रक्चर करना, ये एक नया तरीका था जिसने हमारे देश में फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है। उसको किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाए, इसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए कि भी राज्यों का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends on to a large extent on how the ruling parties and leader follow these arrangement। संविधान में जो भी अरेंजमेंट लिखे गए हैं पावर शेयरिंग के, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो वहाँ पर वो जो रूल बनाए गए हैं उनको रियलिटी में जो भी रूलिंग पार्टीज़ हैं या रूलिंग पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो किस हद तक उन अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, ये बेसिकली देखी जाने वाली बात है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अपने देश में क्या रहा था, एक ही पार्टी रूल करती थी, जो पार्टी दोनों जगह, मतलब बहुत सारे राज्यों में भी वो पार्टी होती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही पार्टी होती, जैसे अभी बीजेपी, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी है और हमारे सेंटर में भी बीजेपी ही है। दिस मीन दैट ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। इसका मतलब ये है
कि जो भी राज्यों को अलग तरीके से जो पावर्स मिली हुई हैं वो फिर अगर सेंट्रल में भी उन्हीं की सरकार है और स्टेट में भी उन्हीं उसी सेम पार्टी की सरकार है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। उनके ऊपर ऑटोमेटिकली किसका प्रेशर रहेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनके बड़े लीडर्स हैं, उनका ही उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, वही उनको डोमिनेट करेंगे। तो दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि जो राज्यों की जो सरकार होगी वो अपनी पावर्स को, अपने अधिकारों को एक फेडरल यूनिट की तरीके से ऑटोनोमसली एक्सरसाइज या उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। और दूसरी बात, ये ऐसी सिचुएशन थी बड़े लंबे समय तक अपने देश में। और फिर दूसरी बात, व्हेन जब रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states। फिर अगर दूसरी बात कि जिन भी राज्यों में, जैसे कि अगर जिसकी सरकार चल रही है, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, और यदि उनकी ही सरकार दूसरे राज्यों में नहीं है, किसी दूसरी पर्टिकुलर पार्टी की, रीजनल पार्टी की कोई सरकार है किसी भी राज्य में, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो क्या करेंगे? वो उनकी पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज। उन दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी और गलत तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी उनको डिसमिस किया करती थी। दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। ऐसी पार्टीज को जो उनकी राइवल पार्टीज कंट्रोल कर रही थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन ये सारी ऐसी बातें जो थी जब हुआ करती थी तो उससे हमारे जो फेडरलिज्म के जो स्पिरिट था उसको वो उसको अंडरमाइन करता है। हमारे जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है उसको सही तरीके से प्रैक्टिस में नहीं होने देता था। ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। ये सारी चीज़ें 1990 के बाद एक सिग्निफिकेंटली ये सारी चीज़ें चेंज होगी। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़। ये एक ऐसा समय आया जब बहुत सारी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो बन के सामने आई। मैनी हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में। दिस वॉज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। ये एक नया युग था जब कोलिजन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई एट द सेंटर लेवल पर भी। सिंस नो सिंगल पार्टी, और इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी एक सिंगल पार्टी लोकसभा के चुनाव में मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है तो द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू। तो जो भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होंगी वो एक अलायंस में एंटर करेंगी। अलायंस मतलब मिलकर चुनाव लड़ना, और कोलिजन मतलब चुनाव लड़ने के बाद यदि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स हासिल नहीं हो पाते हैं तो 2 या 3 जो पार्टियां हैं वो मिलकर सरकार बनाती है, उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये सारी अलग अलग पार्टियां जो होती थी वो मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू की जिसको अलायंस कहते हैं। और मैनी पार्टीज, बहुत सारी ऐसी पार्टी जिसमें बहुत सारी रीजनल पार्टियां भी शामिल थी कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, ताकि सेंटर में उनकी सरकार बनाई जाए। ये एक नया कल्चर था पावर शेयरिंग का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।